Assalamu alaikum and welcome to Lawits. I hope you all are doing well. In today's lecture, we will learn about third source of law, that is custom. In this outline, we will first discuss what is custom, then definitions, then classification of customs, and then requisites of a valid customs, or in other words, we can say requirements or elements of a valid custom. And then lastly, in the end, we will discuss stages which a custom covers in order to attain the name of custom. So let's begin. What is custom? Custom से क्या मुराद है? Custom signifies rules of conduct which the people have themselves evolved, developed, and which they have agreed to practice, observe, and respect knowingly or unknowingly. कस्टम से मुराद ऐसे रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं, बर्ताव के ऐसे सलीके हैं जो कि लोगों ने आपस में ख़ुद ही इवॉल्व और डेवलप किए हैं और उनके बाद उन्होंने उन रूल्स ऑफ कंडक्ट को प्रैक्टिस करने के लिए एक अपना कंसेंट दिया हुआ है और उस कंसेंट को मद्देनज़र रखते हुए रूल्स ऑफ कंडक्ट को वो ऑब्ज़र्व करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जानते हुए या ना जानते हुए। कस्टम एक प्रिमिटिव सोर्स ऑफ लॉ है। प्रिमिटिव सोर्स ऑफ लॉ से मतलब एक एंटीक या फिर कह सकते हैं कि हम कदीम सोर्स ऑफ लॉ है जो कि कोर्ट्स और लेजिस्लेशन से भी पुरानी है। मतलब उस ज़माने में भी कस्टम एग्जिस्ट कर रहा था एज अ सोर्स ऑफ लॉ जब कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था और लेजिस्लेशन का, कानून साजी का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था। फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ जब कोर्ट्स ने और लेजिस्लेशन ने इसको कस्टम्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया तो इसने एक प्रॉपर लॉ की शक्ल इख्तियार कर ली। पहले ज़मानों में ऐसे होता था कि जब लोग एक क्लैन की सूरत में या फिर कबीलों की सूरत में आकर रहना स्टार्ट हुए तो वो आपस में जो है उनके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून साजी का कोई मैकेनिज़्म नहीं था, ना ही कोर्ट्स उस टाइम पर इस्टेब्लिश हुई थी जो कि लोगों के डिस्प्यूट्स वगैरह हल कर सकती या फिर अपनी जजमेंट्स के ज़रिए कुछ ऐसे रूल्स वगैरह इस्टेब्लिश कर सकती जिससे लोग अपने डिस्प्यूट्स को हल करते। तो उस ज़माने में फिर जो उनका एक दूसरे के साथ बर्ताव होता था, उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर, एक हैबिचुअल प्रैक्टिस में जो होते थे लोग एक दूसरे के साथ, वो एज अ सोर्स ऑफ लॉ ड्राइव किया जाने लगा। तो माइट इज़ राइट वाले रूल को काउंटर करने के लिए कस्टम ने एज अ सोर्स ऑफ लॉ अपना रोल प्ले किया और जहाँ भी किसी भी शख्स के साथ इनजस्टिस होता था उसको किसी एल्डर के पास, किसी पंचायत के सामने ले जाया जाता था और वो जो एल्डर या फिर जो पंचायत होता था, जो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई भी मैकेनिज़्म उन्होंने बनाया हुआ था, वो समाज की, एक सोसाइटी की रवायात को देखता था, कस्टम्स को देखता था, उसके मुताबिक जो है उनके डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व किया जाता था। तो इस तरह से हमें पता चला कि कस्टम उस टाइम पर भी एग्जिस्ट कर रहा था जब हमारे पास कोर्ट्स भी नहीं थी और ना ही हमारे पास कानून साजी का कोई दूसरा मैकेनिज़्म था। डेफिनेशंस में हमारे पास 3 फेमस जूरिस्ट की डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं जॉन सेलमेंट। मिस्टर जॉन सेलमेंट के मुताबिक कस्टम इज़ द एग्जाम्पलिफिकेशन ऑफ दोज स्टैंडर्ड्स विच हैव कम्प्लीमेंटेड देमसेल्व्स टू द नेशनल स्टिल स्मॉल वॉइस एज स्टैंडर्ड्स ऑफ इक्विटी एंड ओपन यूटिलिटी। इनके मुताबिक कस्टम एक ऐसे मेयार की जो है मिसाल है जो कि किसी नेशन में वेस्ट की गई है, नेशन में एब्जॉर्ब कर ली गई है और उस मेयार को जो है एज आ मेयार ऑफ मतलब एक्विटी और जो है पब्लिक यूटिलिटी या फिर ओपन यूटिलिटी कंसिडर किया जाता है। मिस्टर ऑस्टिन के मुताबिक जो है कस्टम इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ डायरेक्ट which the sovereign watch suddenly and not incompatibility of law set by political power। इनके मुताबिक कस्टम एक ऐसा मेयार है जो कि सोवेरियन उसको कंसिडर करता है या वॉच करता है सडनली, डायरेक्टली, और उसका जो है वो मुताबिकत नहीं देखता कि ये पॉलिटिकल सोवेरियन ने या पॉलिटिकल सुपीरियर ने इसको एज अ लॉ जो है वो कंसिडर किया है या नहीं किया है। उसके बाद मिस्टर एडवर्ड जेंक्स हैं जिन्होंने अपनी पब्लिकेशन हेल्सबरी लॉ में कस्टम को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया है कि अ कस्टम इज़ अ स्पेसिफिक प्रिंसिपल विच हैज़ एग्जिस्टेड ईदर रियली और हाइपोथेटिकली फ्रॉम टाइम इमेमोरियल and has received the power of law in a specific territory
though in spite of not steady with the general principle precedent based law of the community। इनके मुताबिक कस्टम जो है एक ऐसा स्पेसिफिक प्रिंसिपल था जो कि एक इमेमोरियल टाइम से, मतलब वक्त कदीम से एग्जिस्ट कर रहा है, और जिसने एक स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर एक कानून की पावर, एक कानून की फोर्स इख्तियार कर ली है या अडॉप्ट कर ली है। तो वहाँ पर जो है इसको एक जनरल प्रेसिडेंट बेस्ड जो है एक कम्युनिटी के अंदर एज अ लॉ कंसिडर किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम्स के अंदर मेनली हमारे पास कस्टम्स को दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है विदाउट सैंक्शंस, सेकंड है विद सैंक्शंस। विदाउट सैंक्शन से मुराद ये है कि वो वाले कस्टम्स इसमें आते हैं जो कि ऑब्लिगेटरी नहीं होते, बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन इनको जो है पब्लिक प्रेशर की वजह से, एक पब्लिक ओपिनियन की वजह से, सोसाइटी के ओपिनियन की वजह से फॉलो किया जाता है। इनका दूसरा नाम पॉजिटिव मोरालिटी भी कहलाता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एज अ मोरालिटी फॉलो की जाए, नॉट एज अ लीगल, उसको जो है हम विदाउट सैंक्शन कहेंगे कस्टम्स। जिसमें अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे लेडीज़ को प्रेफरेंस देना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है उसमें जो एज पर्सन होते हैं या फिर दूसरी लेडीज़ होती हैं उनको प्रेफरेंस वगैरह देना, और भी ऐसे जो मोरालिटी के रूल्स वगैरह होते हैं जो कि हम सोसाइटी के ओपिनियन की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से फॉलो करते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेटरी या फिर बाइंडिंग नहीं होते। ऐसे कस्टम्स जो है वो विदाउट सैंक्शंस वाली कैटेगरी में आते हैं। इसमें दूसरी काइंड फिर आती है विद सैंक्शंस, के जिनके ऊपर सैंक्शंस होती है। ये वो वाले कस्टम्स होते हैं जिनके पास लॉ की एक फ़ोर्स होती है, लॉ ने इनको रिकग्नाइज़ किया होता है। अगर कोई बंदा इसको फॉलो नहीं करेगा, चूँकि ये लॉ ने रिकग्नाइज़ किया है तो ये बाइंडिंग है, अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो फिर उसके बाद ऊपर सैंक्शन लगेगी, जैसे कि ये वर्ड खुद ही प्रोनाउंस कर रहा है, विद सैंक्शंस। इसको फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है दो काइंड्स के अंदर, जिसमें पहली काइंड है हमारे पास लीगल कस्टम्स, सेकंड काइंड है हमारे पास कन्वेंशनल कस्टम्स। लीगल कस्टम्स को फिर फर्दर दो काइंड में सब डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है लोकल कस्टम्स, सेकंड है जनरल कस्टम्स। लीगल कस्टम से मुराद है कि वो वाले कस्टम्स जिनकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट होती है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं होता, बिल्कुल एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है इनकी, और इनको सब लोगों ने, एक टेरिटरी जहाँ पर ये लीगल कस्टम एप्लीकेबल होता है उस टेरिटरी के अंदर रहने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सब पर बाइंडिंग होता है और सब ने इनको फॉलो करना होता है, क्योंकि इसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट होती है, किसी को भी एग्जाम्पशन नहीं होती इसमें से। इनको जो है कोर्ट्स एक्सेप्ट करती हैं, रिकग्नाइज़ करती हैं, और ये किसी भी स्टेट में, टेरिटरी में एक कानून का हिस्सा होते हैं, लॉ का हिस्सा होते हैं। ये किसी इंडिपेंडेंट होते हैं ये अग्रीमेंट से, मतलब इनको किसी अग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं आती वजूद में आने के लिए, क्योंकि ये लॉ होते हैं और इनकी इसी खसूसियत की वजह से इन्हें लीगल कस्टम कहा जाता है, और इसी वजह से ये सब के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, मतलब ये किसी अग्रीमेंट के इस्टेब्लिश होने के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि लीगल कस्टम्स को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है लोकल कस्टम और जनरल कस्टम्स के अंदर। लोकल कस्टम से मुराद वो वाले कस्टम्स होते हैं जो कि किसी जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, और सिर्फ उसी लोकेलिटी के अंदर, पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर वो अप्लाई होते हैं, उसके अलावा कहीं दूसरी जगह पर अप्लाई नहीं होंगे। उसके अलावा जनरल कस्टम्स हैं हमारे पास। जनरल कस्टम से मुराद वो वाले कस्टम्स जिनको कि एक स्टेट, एक नेशन जो है वो एक्सेप्ट कर रही है और उसको एक कंट्री के कानून के तहत पूरे स्टेट में या पूरी जो कंट्री है उसमें अप्लाई किया जा रहा है। ऐसे जो भी कस्टम्स होंगे उनको हम जनरल कस्टम्स कहेंगे। सेकंड काइंड जो इसमें विदाउट सैंक्शन में विद सैंक्शन में हमारे पास सेकंड काइंड आती है कन्वेंशनल कस्टम्स। कन्वेंशनल कस्टम्स वो वाले कस्टम्स होते हैं जिनकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट नहीं बल्कि कंडीशनल होती है, एज अपोज टू लीगल कस्टम्स। लीगल कस्टम में हमारे पास अथॉरिटी एब्सोल्यूट थी, यहाँ पर कंडीशनल अथॉरिटी होती है। इनको वजूद में आने के लिए किसी अग्रीमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब दे आर डिपेंडेंट अपॉन अग्रीमेंट्स, कि अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ जो हैं वो आपस में अग्रीमेंट्स के ज़रिए एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तरीके से एक कस्टम्स को, एक यूजेज को अपने लिए डेवलप करती हैं, इस्टेब्लिश करती हैं,
तो ऐसा कोई भी कस्टम होगा उसे हम कन्वेंशनल कस्टम्स कहते हैं। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अगर कोई पर्टिकुलर किस्म का ट्रेड है तो उस ट्रेड को चलाने के लिए अगर जो भी उस ट्रेड में पार्टीज इंगेज हैं वो क्या करती हैं, आपस में अग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम इस ट्रेड को इस पर्टिकुलर वे से, इस पर्टिकुलर यूजेज के थ्रू हम जो है इसको रेगुलेट करेंगे। तो वो जो उनकी एक प्रैक्टिस होती है, हैबिचुअल प्रैक्टिस, उसको हम कन्वेंशनल कस्टम्स का नाम देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी वैलिड कस्टम की रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। एक कस्टम वैलिड लॉ तभी बनेगा और तभी उसके पास बाइंडिंग फोर्स आएगी जब ये फॉलोइंग कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, वो फुलफ़िल होंगे, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आता है रीज़नेबल। एक जो वैलिड कस्टम होता है वो रीज़नेबल होता है और जो ओबे करता है वो स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी को। इससे मुराद ये है कि वो रीज़न के अगेंस्ट ना हो, जस्टिस इक्विटी के अगेंस्ट ना हो, कोई भी किसी किस्म की प्रेजुडिस ना कर रहा हो किसी को, पब्लिक यूटिलिटी के अगेंस्ट ना जा रहा हो, ह्यूमन कॉन्शियंस के अगेंस्ट ना जा रहा हो। तो इस तरीके से हर सेंस से वो रीज़नेबल होना चाहिए। कंफर्मिटी विद स्टैचूट, कि जो भी लॉ ऑफ द लैंड्स हैं उनके साथ वो मुशाबत में होना चाहिए, उनसे कंट्राडिक्ट ना करे। अगर कोई भी ऐसा कस्टम है जो कि किसी लॉ ऑफ द लैंड के साथ, किसी स्टैचूट के साथ, किसी भी इनेक्टमेंट के अपोज में जा रहा है तो वो वैलिड कस्टम नहीं होगा बल्कि इनवैलिड हो जाएगा। ऑब्जर्वेंस एज ऑफ राइट्स, एक जो कस्टम होता है उसको आउट ऑफ प्रेशर या फिर कोर्शन या फिर किसी डर की वजह से फॉलो नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फ्री विल एंड एज अ मैटर ऑफ राइट ओबे किया जाना चाहिए, तभी वो एक वैलिड कस्टम कहलाएगा। इमेमोरियल, इमेमोरियल से मुराद एंटिकिटी या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो कदीम। ये देखा जाता है कि एक कस्टम कितना कदीम है। एक वैलिड कस्टम के लिए उसको इतना कदीम होना चाहिए कि इंसान का जो जहन है, ह्यूमन मेमोरी जो है, वो उसके ओरिजिन को, कि इस कस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई, वो उसको ट्रेस ही ना कर पाए। इसी सूरत में जो है एक कस्टम वैलिड कस्टम होगा और बाइंडिंग फोर्स को क्वायर कर सकता है अगर उसके ओरिजिन को जो है एक ह्यूमन माइंड ट्रेस ना कर पाए, उसका ओरिजिन जो है वो इमेमोरियल हो, वक्त कदीमा से वो इन प्रैक्टिस हो, और इस वजह से जो है वो एक लॉ उसको रिकग्नाइज़ कर लेता है और उसको जो है बाइंडिंग फोर्स एक्वायर हो जाती है। फिफ्थ हमारे पास जो एलिमेंट है, रिक्वायरमेंट है, वो है कंटिन्यूटी। एक वैलिड कस्टम जो होता है वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस में होता है, उसमें किसी भी किस्म की इंटरप्शंस वगैरह नहीं आनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कस्टम है जो कि एक वक्त तक फॉलो किया गया, फिर उसके बाद उसमें लॉन्ग ब्रेक आ गया, ठीक है, तो उस लॉन्ग ब्रेक की वजह से उसकी जो वैलिडिटी होगी उसके ऊपर क्वेश्चन अराइज हो जाएगा और उसकी बाइंडिंग फोर्स जो होगी वो एक्वायर नहीं कर पाएगा। एक कस्टम सर्टेन होना चाहिए, सर्टेनिटी उसमें होनी चाहिए। इससे मुराद ये है कि डेफिनेट होना चाहिए, किसी भी किस्म की उसमें वैगनेस, एम्बिगिटी या फिर कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कस्टम है जिसमें कोई भी वैगनेस आ रही है, एम्बिगिटी आ रही है या कंफ्यूजिंग फैक्टर्स हैं उनके अंदर, तो वो एक वैलिड कस्टम नहीं होगा एंड अल्टरनेटिवली जो है उसको बाइंडिंग फोर्स भी एक्वायर नहीं होगी। कंसिस्टेंसी से मुराद जो है कि दो कस्टम्स आपस में कन्फ्लिक्ट में नहीं होने चाहिए। अगर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है हमारे पास कि एक कस्टम किसी दूसरे कस्टम के साथ कन्फ्लिक्ट है या उसको अपोज कर रहा है, तो ऐसी सूरत में भी एक कस्टम अपनी बाइंडिंग फोर्स खो देता है। जैसे कि अगर मेरा राइट है कि मैं अपनी खिड़की से देख सकता हूँ, तो इससे कन्फ्लिक्टिंग आपका ये दूसरा राइट नहीं हो सकता कि आप मुझे इस काम से रोक सकते हैं। तो मतलब अगर दो कस्टम्स आपस में कन्फ्लिक्ट में भी आ जाएं तो ऐसी सूरत में भी कस्टम अपनी बाइंडिंग फोर्स खो देता है और वो एक वैलिड कस्टम नहीं हो सकता। लास्ट टॉपिक है हमारे पास स्टेजेस ऑफ अ कस्टम। एक कस्टम जो है किन किन स्टेजेस से गुजरता है कस्टम बनने के लिए। कस्टम जो एज अ सोर्स ऑफ लॉ है वो 4 स्टेजेस से गुजरता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्टेज होता है फैड। फैड से मुराद ये है कि एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा सर्टेन एक्ट जो कि कोई ग्रुप, कोई इन्फ्लुएंशियल ग्रुप या फिर एक सोसाइटी में हाई रैंक रखने वाला जो है ग्रुप उसको फॉलो करता है, और उसको देखकर जो है जो लेस इन्फ्लुएंशियल या फिर कमतर तबके के जो लोग होते हैं वो भी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसा कोई भी एक्ट जो कि
अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो अमीर तबका फॉलो करता है उसे, और उसको देख कर जो है जो लोअर तबका होता है, लेस इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स होते हैं, वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं फैड। इस किस्म की जो प्रैक्टिस को हम फैड कहते हैं। एक फैड जो है वो जब एक लॉन्ग रन में रहता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए वो प्रैक्टिस में आ जाता है और उसको एक मतलब ग्रेट नंबर ऑफ पीपल जो है वो फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो फैशन का स्टेज एक्वायर कर लेता है, जो कि स्टेजेस में सेकंड नंबर पर आता है। जब एक फैशन जो है वो वॉग होता है और वो कुछ डिकेड्स तक चलता है विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन, ठीक है, और लोग उसको जो है वो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो यूजेज के स्टेज पर पहुंच जाता है, यूजेज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और एक यूजेज जब वो सारे इंग्रेडिएंट्स किसी भी वैलिड कस्टम के फुल कर लेता है, तो वो कस्टम बन जाता है। वैलिड इंग्रेडिएंट्स वो वाले एलिमेंट्स जो कि हम अभी पीछे पढ़ कर आए हैं। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं, फैड, फैशन, यूजेज एंड कस्टम, जिन मराहिल से गुजर कर जो है एक कस्टम बनता है, एक वैलिड कस्टम बनता है, और फिर उसको एक बाइंडिंग फोर्स एक्वायर हो जाती है और वो एज अ सोर्स ऑफ लॉ सर्व करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि कस्टम होता क्या है। एक रूल ऑफ कंडक्ट होता है जो कि लोग मर्ज़ी से या बग़ैर मर्ज़ी से उसको एक आसार कदीमा से फॉलो करते आ रहे होते हैं। फिर हमने उसमें डेफिनेशंस देखी, ज्यूरिस की क्लासिफिकेशन फिर हमने उनमें देखी, जिसमें हमारे पास एक थी विद सैंक्शन क्लासिफिकेशन और दूसरी थी विदाउट सैंक्शन क्लासिफिकेशन। फिर विद सैंक्शन की हमने काइंड्स देखी, लीगल कस्टम्स एंड कन्वेंशनल कस्टम। लीगल वो जो बाइंडिंग होते हैं, कन्वेंशनल जो जिनकी अथॉरिटी कंडीशनल होती है। लीगल कस्टम्स में फिर लोकल कस्टम और जनरल कस्टम्स आ जाते हैं। लोकल कस्टम जो कि एक स्पेसिफिक जो है एरिया के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, जबकि जनरल कस्टम जो हैं वो एज कंट्री अडॉप्ट करता है अपने लॉज के अंदर, वो पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होते हैं। और उसके बाद हमने कुछ रिक्वायर्ड्स देखे, कुछ रिक्वायरमेंट्स देखी, एलिमेंट्स देखे जो कि एक वैलिड कस्टम्स के अंदर होंगी तो वो लॉ बन पाएगा और बाइंडिंग फोर्स एक्वायर कर सकता है। फिर लास्टली जो है हमने 4 स्टेजेस को डिस्कस किया, जिन स्टेजेस से होकर एक कस्टम बनता है और फिर उसके बाद वो एक वैलिड लॉ और बाइंडिंग फोर्स को एक्वायर करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जज़ाकुमुल्लाह खैर।